नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में बड़ा सियासी उलटफेर, कमजोर हुई लखनऊ वाली सरकार इसीलिए टाल रही है फैसले। उपचुनाव के नतीजे लोकसभा से भी बेहतर होंगे, अखिलेश यादव ने यहां पर दे दिया है बड़ा बयान। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने अमित शाह से मांगा इस्तीफा, घुसपैठ और मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री पर बोला हमला। खबर में आगे जिक्र होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार को बड़ा झटका, 2 दर्जन नेता शरद पवार की पार्टी में हो चुके हैं शामिल। और इसी के साथ खबर में आगे बताएंगे कि महाराष्ट्र के सबसे बड़े और लेटेस्ट सर्वे में इंडिया गठबंधन की बम्पर जीत, बीजेपी का हाल खराब। और इसी के साथ आगे ये भी बताएंगे कि प्रियंका गांधी के लिए 8 लाख वोट हासिल करना चाहती है कांग्रेस, वायनाड में कार्यकर्ता हुए एक्टिव। तो दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कमजोर हुई लखनऊ वाली सरकार इसीलिए टाल रही है फैसले, उपचुनाव के नतीजे लोकसभा से भी बेहतर होंगे, अखिलेश यादव ने दिया ये बयान। जी दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों से समाजवादी पार्टी काफी उत्साहित है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के राज्य सरकार पर हमले भी तेज हो गए हैं। एक बार फिर से उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए उसे कमजोर सरकार बताया है। सपा प्रमुख का कहना है कि बीजेपी की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन सब ठंडे बस्ते में चला गया है। अपने सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम बीजेपी दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम बीजेपी अपने दल के अंदर भी कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने अंदरूनी झगड़ों की वजह से दल में धंसती जा रही है। और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि सूबे की जनता के बारे में सोचने वाला बीजेपी में कोई नहीं है। पोस्ट के आखिर में उन्होंने हैशटैग नहीं चाहिए बीजेपी भी लिखा है। तो दोस्तों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी सरकार आपस में लड़ रही है और उनके फैसले भी जल्दबाजी में होते हैं। डिजिटल अटेंडेंस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने डिजिटल अटेंडेंस का विरोध किया था, फिलहाल इसे स्थगित कर दिया गया है, लेकिन सपा चाहती है कि सरकार का यह फैसला पूरी तरह से निरस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को लेकर जो फैसला हुआ, इस पर बैकफुट पर वो आ गए हैं और कुर्सी की लड़ाई में पूरा प्रशासन खत्म कर दिया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये लखनऊ वाली सरकार कमजोर हो गई है, इसीलिए अब फैसला टालने लगी है। पार्टी प्रमुख ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि यही वो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने पहले घर गिराने का फैसला लिया था, लेकिन उपचुनाव को देखते हुए फैसला टाला गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अपने ही लोग भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, वहीं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दलाली होने की बात स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये तो जनता जानती है कि दलाली हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उपचुनाव का परिणाम लोकसभा से भी बेहतर होगा। तो दोस्तों, लोकसभा में जबरदस्त प्रदर्शन समाजवादी पार्टी ने किया है, और क्या अब इससे भी अच्छा परिणाम समाजवादी पार्टी लेके आएगी उत्तर प्रदेश में? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए, और अगर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने अमित शाह से मांगा इस्तीफा, घुसपैठ और मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री पर बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने घुसपैठ और मणिपुर में हिंसा रोकने में असफल बताते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए प्रदेश महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि भाजपा सरना धर्म कोड, महंगाई से राज्य की जनता का ध्यान भटकाने के लिए घुसपैठ को मुद्दा बनाना चाहती है। सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा केंद्र सरकार के अधीन होता है, और देश में गृह मंत्री अगर घुसपैठ नहीं रोक पा रहे हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। हेमंत घुसपैठ की बात करते हैं तो उन्हें ये बताना चाहिए कि झारखंड में 1.5 दशक से ज़्यादा भाजपा का शासन रहा है। आपने शासनकाल में भाजपा ने घुसपैठ रोकने के लिए क्या कदम उठाए? 10 सालों तक पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में रही, तब तो अब तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा पा रही है भाजपा? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मंगलवार को कहा कि बीजेपी के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष अमित शाह के झारखंड में आने का कुछ भी असर सरकार पर, कांग्रेस पर पड़ने नहीं जा रहा है, और इससे पता चलता है कि झारखंड भाजपा की टीम किस तरह से कमजोर हो चुकी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र से बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार को बड़ा झटका, 2 दर्जन नेता शरद पवार की पार्टी में शामिल। जी दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार को बड़ा झटका लगा है। पुणे में पिंपरी चिंचवड़ के करीब 2 दर्जन पार्टी पदाधिकारी बुधवार को शरद पवार की पार्टी एनसीपी में शामिल हो गए। शरद पवार ने अपने आवास पर आयोजित एक छोटे से समारोह में पार्टी के अन्य नेताओं की मौजूदगी में 20 पूर्व नगर निगम पार्षदों सहित कई महिलाओं का एनसीपी सपा में शामिल होने पर खुद स्वागत किया और उन्हें
पार्टी का झंडा, स्टॉल और अपना आशीर्वाद दिया। पाला बदलने वाले प्रमुख लोगों में एनसीपी के पूर्व शहर अध्यक्ष अजीत गहवाने और कार्यकारी अध्यक्ष राहुल भोसले शामिल हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र के सबसे बड़े लेटेस्ट सर्वे में इंडिया गठबंधन की बम्पर जीत, बीजेपी का हाल खराब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हो गई है महाविकास अघाड़ी। जल्द ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ये चुनाव बेहद ही खास होने वाले हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने एनडीए को भारी झटका दिया था और इस चुनाव के बाद से ही इंडिया गठबंधन के हौसले और भी बुलंद होते नजर आ रहे हैं। बीजेपी की रणनीति फेल हुई। शिंदे और अजित पवार की एनसीपी को लोगों ने असली पार्टी मानने से इनकार कर दिया। जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर महायुति और महाविकास अघाड़ी अपने सहयोगी दलों से सीट बंटवारे को लेकर बातचीत कर रही है। महाविकास अघाड़ी में महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि सभी सहयोगी दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। महाविकास अघाड़ी की सियासत इसी बिंदु के इर्द गिर्द है, सबको मिलकर चुनाव लड़ना है। महायुति गठबंधन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद उभर नहीं पाई, तो वहीं शिंदे गुट की शिवसेना के विधायक उद्धव ठाकरे के गुट में जाना चाहते हैं। वहीं अजीत पवार के एनसीपी के अधिकतर नेता शरद पवार की तरफ जाना चाहते हैं। इसी बीच सकल मीडिया द्वारा किए गए प्री पोल सर्वे में यह बताया गया है कि महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में बहुत आगे चल रही है और महायुति का गठबंधन एमवीए से काफी पीछे है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 48.7% जनता महाविकास अघाड़ी के पक्ष में है। 33% जनता बीजेपी शिंदे वाले गठबंधन महायुति को सपोर्ट कर रही है और 4.9% लोग अभी भी अपना मत नहीं रख पा रहे हैं। तो दोस्तों, 33 के मुकाबले 48% लोग महाविकास अघाड़ी के साथ यहाँ पर खड़े हैं इस सर्वे के मुताबिक। तो आपको भी ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन बम्पर जीत दर्ज करने वाली है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी के लिए 8 लाख वोट हासिल करना चाहती है कांग्रेस, वायनाड में कार्यकर्ता हो गए एक्टिव। जी हाँ दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने वायनाड लोकसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़ रही प्रियंका गांधी के लिए 8 लाख वोट से जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए वायनाड में कांग्रेस नेता हाईकमान के निर्देशों को लागू करने के लिए अपनी टीम को जुटा रहे हैं। लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पार्टी ने योजना भी तैयार की है। इसके तहत पहले चरण में विधानसभा क्षेत्र समिति की बैठक होगी और उसके बाद तेजी से फीडर बॉडी मीटिंग होगी। दोस्तों, फिलहाल पार्टी वायनाड में कार्यकर्ताओं की रचनात्मक आलोचनाओं और सुझावों पर विचार करके जिला नेतृत्व, मंडल और निर्वाचन क्षेत्र समितियों को एक्टिव करने, कमियों को दूर करने और चुनावी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए काम कर रही है। नेतृत्व ने राहुल गांधी के पीछे चुनाव प्रचार के दौरान देरी करने की गलतियों को स्वीकार किया है, जिसके कारण अपेक्षित वोट नहीं मिल पाए। इस संबंध में वायनाड जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष ओवी अप्पाचन ने ईटीवी को बताया कि लोकसभा क्षेत्र की समितियों ने नए मतदाताओं का नामांकन शुरू कर दिया है। साथ ही बूथ स्तर पर मतदाता सूची का सत्यापन भी शुरू हो गया है। हमारा लक्ष्य प्रियंका गांधी के लिए 8 लाख वोट जुटाना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जेल से निकले हेमंत सोरेन तो इंडिया का जोश हुआ हाई। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने का फॉर्मूला तैयार। जी दोस्तों, झारखंड में समय पर चुनाव हो यह समय से पहले, लेकिन चुनावी अखाड़े में राजनीतिक दलों के नेता कमर कस के अभी से ही उतर चुके हैं। विधानसभा चुनाव के अखाड़े में इस बार मुकाबला इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच में होगा और यहाँ पर एनडीए का कुनबा जहाँ लगभग तय है, वही माना जा रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का परिवार बड़ा होगा, क्योंकि जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट के साथ साथ कुछ और छोटे राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों को शामिल करने की योजना है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग फार्मूला की बात करें तो गठबंधन दल के अंदर सीट की अदला बदली से इनकार नहीं किया जा सकता। कहा जा रहा है कि राज्य की करीब 1 दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां 2019 के सीट शेयरिंग फार्मूले से उलट 2024 में नया फार्मूला दिखेगा और इस सच्चाई को खुद इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहा जेएमएम भी मानता है। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के अनुसार यह स्वाभाविक बात है। गठबंधन के अंदर कई सीट एक दूसरे के बीच अदला बदली हो सकती है। वर्तमान में जो राजनीतिक हालात है उसके हिसाब से ये होना भी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उल्टा
बढ़ गया बीजेपी का दाव। मध्य प्रदेश की सियासत में होने वाला है बड़ा खेल। कांग्रेस के संपर्क में है बीजेपी के दिग्गज। जी दोस्तों, अमरवाड़ा उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद अब श्योपुर की विजयपुर सीट को लेकर सियासी गहमागहमी बढ़ गई है। विजयपुर सीट से कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हो गए हैं। एक सप्ताह पहले उन्हें मोहन यादव की कैबिनेट में मंत्री बना दिया है। मोहन यादव की कैबिनेट में जगह मिलने के बाद यह तय माना जा रहा है कि विजयपुर में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार रामनिवास रावत होंगे और इसी बीच इस सीट पर बगावती तेवर भी देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और टिकट की दावेदारी पेश कर दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक से बड़ी खबर, प्राइवेट नौकरियों में लोकल को 100% आरक्षण। सी और डी कैटेगरी जॉब्स के लिए सिद्धारामैया सरकार बना रही है नियम। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर कर्नाटक में आ रही है। कर्नाटक में जल्द ही प्राइवेट क्षेत्र की सी और डी कैटेगरी की नौकरियों में स्थानीय लोगों यानी कि कर्नाटक के रहने वाले लोगों को 100% आरक्षण मिलेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारामैया ने कहा कि मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र में ग्रुप सी और डी के पदों पर कन्नड़ लोगों के लिए 100% आरक्षण लागू करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। ये निर्णय सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। सीएम सिद्धारामैया ने कहा कि हम कन्नड़ समर्थक सरकार है, हमारी प्राथमिकता कन्नड़ लोगों के कल्याण का ध्यान रखना है। अपनी सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की इच्छा है कि कन्नड़ लोगों को कन्नड़ भूमि में नौकरियों से वंचित न होना पड़े और उन्हें अपनी मातृभूमि में आरामदायक जीवन जीने का अवसर दिया जाए। इस बिल का नाम कर्नाटका स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन द इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट्स बिल 2024 है और इसे गुरुवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का यह बिल कहता है कि अब राज्य में काम करने वाली निजी कंपनियों को अपने यहाँ भर्तियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देनी होगी। अब ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों में 100% आरक्षण होगा, यानी कि ये नौकरियां 100% सिर्फ कन्नड़ लोगों के लिए होंगी। मैनेजर या मैनेजमेंट लेवल के पदों पर 50% आरक्षण होगा, यानी कि इन पदों पर आधे कन्नड़ लोगों की भर्ती होगी। गैर मैनेजमेंट वाली नौकरियों में 75% आरक्षण होगा। इसका मतलब है कि गैर मैनेजमेंट वाली भर्तियों में 3/4 कन्नड़ कैंडिडेट को ही रखा जाएगा। बता दें कि यह बिल अभी विधानसभा में पेश नहीं हुआ है और इस बिल को गुरुवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी को एक और झटका, एनडीए ने राज्यसभा में गंवाया बहुमत। अब सीएए जैसे बिल को कैंसिल करने पर ठनी विपक्ष। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद और 3 राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी और इसकी अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को एक और झटका लगा है। मनोनीत सदस्यों राकेश सिन्हा, राम शकल, सोनल मानसिंह और महेश जेठमलानी ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। इसके साथ ही बीजेपी के सांसदों की संख्या कम हो गई है। वहीं इसके साथ ही एनडीए गठबंधन ने अपना बहुमत गंवा दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीजेपी की सलाह पर इन चारों को सदस्यों के तौर पर चुना था और इसके बाद इन्होंने औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ गठबंधन कर लिया था। इन सांसदों के रिटायर होने से बीजेपी के सदस्यों की संख्या घटकर 86 रह गई है। साथ ही एनडीए के सांसदों की संख्या 101 हो गई है। ये 245 सदस्यीय सदन में मौजूदा बहुमत के 113 के आंकड़े से कम है। हालांकि एनडीए के पास बाकी 7 मनोनीत सांसदों और 1 निर्दलीय का समर्थन है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक के पास 87 सदस्य हैं, जिनमें से कांग्रेस के पास 26, तृणमूल कांग्रेस के पास 13 और दिल्ली और तमिलनाडु में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और डीएमके के पास 10-10 सदस्य हैं। बीजेपी या कांग्रेस से गठबंधन न करने वाली पार्टियां जैसे कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बीआरएस मनोनीत सांसद और बाकी निर्दलीय हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में ऑल इज नॉट वेल, सीएम योगी की स्पेशल 30 में दोनों डिप्टी सीएम बाहर, उपचुनाव बन गया है चुनौती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने स्पेशल 30 की टीम बनाई है और सीएम योगी की स्पेशल 30 टीम में प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम का नाम शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी इकाई में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर 30 मंत्रियों की एक टीम बनवाई है और इसमें
प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम नहीं, यानी कि सीएम योगी की इस टीम में केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को शामिल नहीं किया गया है। सीएम योगी के स्पेशल 30 को यूपी के 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। सीएम ने अपने स्पेशल 30 के जरिए यूपी में होने वाले उपचुनाव के जीतने की रणनीति वो बनाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सबका साथ सबका विकास की जरूरत नहीं, अपने बयान पर चौतरफा घिरे शुवेंदु अधिकारी और सफाई में कह दी ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष और बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी ने बुधवार को एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि आप सभी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन अब हम ये नहीं कहेंगे, अब हम कहेंगे जो हमारे साथ है हम उनके साथ हैं। सबका साथ सबका विकास कहना बंद करो, अल्पसंख्यक मोर्चे की भी जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, शुवेंदु अधिकारी द्वारा दिए गए बयान पर सियासत तेज हो गई है। राजनीतिक माहौल गर्म होता देख बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने अपने बयान पर सफाई पेश की है। मीडिया से बातचीत में शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ये मेरी व्यक्तिगत राय है। इस बयान को पीएम मोदी, पार्टी और केंद्र सरकार के नारे सबका साथ सबका विकास से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुश्किल में नायब सैनी सरकार, निर्दलीय विधायक नयन पाल रावत नाराज, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे अगली रणनीति। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा की नायब सैनी सरकार की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं। अल्पमत में चल रही सरकार से अब पृथला के निर्दलीय विधायक नयन पाल रावत नाराज हो गए हैं। निर्दलीय विधायक हरियाणा सरकार के अफसरों की कार्यशैली से खफा हैं। उनका कहना है कि वो इस बारे में वीरवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। रावत ने कहा कि सरकार अफसरों पर लगाम कसने में नाकाम हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही वो अगली रणनीति का खुलासा करेंगे। वहीं भाजपा के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा कि रावत भाजपा का साथ कभी नहीं छोड़ सकते और ये पूरा मामला सीएम के संज्ञान में है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा के निर्दलीय विधायक का बीजेपी को झटका, सरकार से समर्थन वापस लेंगे, कांग्रेस में जाने की चर्चा, अल्पमत में आ जाएगी सरकार। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या यूपी में होने जा रहा है बड़ा बदलाव? सियासी उठापटक के बीच पीएम मोदी से मिलने पहुंचे बड़े नेता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश इन दिनों सुर्खियों में है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे से निराश भारतीय जनता पार्टी ने खराब प्रदर्शन पर समीक्षा शुरू कर दी है। इसी कड़ी में यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीब 1 घंटे तक मुलाकात की और इस बैठक में हार पर चर्चा हुई। और सूत्रों के अनुसार मीटिंग में भूपेंद्र चौधरी से पूछा गया कि जब जानकारी थी कि हमें यूपी में कम से कम वोट मिलने जा रहा है, लेकिन इतनी कम सीटें आएंगी इसका अंदाजा नहीं था। सपा को 40 के करीब सीट मिलेगी ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। यह हमारे लिए बड़ा झटका है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नतीजों पर समीक्षा के लिए पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अलग अलग राज्यों के नेताओं से मिलकर लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन पर फीडबैक ले रहा है। एक दिन पहले यानी मंगलवार को ही केंद्रीय नेतृत्व ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ मुलाकात करके फीडबैक लिया। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हुई अलग अलग मुलाकात में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और प्रशासन की ओर से पार्टी के खिलाफ काम को चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन का कारण माना है। कुल मिलाकर बीजेपी ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट में प्रशासन को इस हार का जिम्मेदार बताया है और सूत्रों के अनुसार नेताओं ने आला कमान को बताया कि प्रशासन की कार्यशैली से कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई है। उपेक्षा के चलते ही कार्यकर्ता चुनाव में सक्रिय नहीं दिखे। यही नहीं, इन नेताओं ने यह भी कहा है कि प्रशासन ने बीजेपी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे। प्रशासन ने टीम ने भी कोई मदद नहीं की और प्रशासन ने पार्टी के खिलाफ काम किया। एक खास पैटर्न पर हर सीट पर बीजेपी का वोट बैंक घटा है। वहीं दूसरी ओर खबर है कि लोकसभा नतीजों पर समीक्षा करने के लिए बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की बड़ी बैठक इस महीने के अंत तक होगी। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 के बीजेपी के उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन न होने पर चर्चा की जाएगी और इसके अलावा सरकार संगठन में समन्वय पर भी बात की जाएगी। पार्टी के कई और बड़े नेता भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात के बाद अब मुंबई में दिखा बेरोजगारों का मेला। एयर इंडिया ने 2200 भर्तियां निकाली जिसके लिए 25,000 कैंडिडेट पहुंच गए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात के बाद अब मुंबई में दिखा है बेरोजगारी का मेला। नौकरी मेले में 25,000 से अधिक उम्मीदवारों की उपस्थिति ने आयोजकों को चौंका दिया। युवाओं की भीड़ ने सुबह से ही सम्मेलन केंद्र के बाहर लंबी कतारें लगा दी थी। उम्मीदवारों की इस भीड़
को संभालने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा और व्यवस्था का इंतजाम करना पड़ा। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर लिखा है कि मोदी का रोजगार पर झूठ एक्सपोज हो गया है। मोदी हर मंच पर करोड़ों रोजगार देने का झूठ परोसते हैं, लेकिन उनके झूठ की पोल खुद बेरोजगार युवाओं की ये भीड़ खोल रही है। देश में बेरोजगारी चरम पर है, करोड़ों युवा खाली हाथ सड़कों पर घूम रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री कुछ करने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भीषण बेरोजगारी का ही ये लक्षण है कि 2200 भर्तियों के लिए 25,000 कैंडिडेट ने यहाँ पर जाम कर दिया सड़क को, और एयर इंडिया की नौकरी पाने के लिए 2200 भर्तियां निकली थी, लेकिन 25,000 कैंडिडेट उस नौकरी को पाने के लिए पहुंच गए। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये भीषण बेरोजगारी का ही लक्षण है? आपको जो कुछ भी लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।